Hello and welcome you students in the chapter 7 sources of business finance part 6। हमने अभी तक पार्ट 5 पार्ट्स कर चुके हैं इस चैप्टर के और आज हम पार्ट 6 में हैं। थोड़ा सा पोर्शन हमारा इस चैप्टर का बचा है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंड्स की जरूरत होती है तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, और उन सोर्सेस के लिए कंपनी अलग अलग जगह जा सकती है। अलग अलग हमने जो जो अभी सोर्सेज पढ़े हैं अपने पार्ट 1 to 5 में, वो सारे सोर्सेज के पास वो जा सकती है कंपनी। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि कंपनी को कब कौन से सोर्स के पास जाना चाहिए। ठीक है, कब कौन से सोर्स के पास जाना चाहिए ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इतने सारे ऑप्शंस तो आपने दे दिए कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है इसमें से ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो यही हम इसमें एक लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, आओ एक बार देखते हैं क्या है। सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्टर्स, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कि किसी भी कंपनी को कौन से फंड्स चुनने चाहिए। ठीक है, अब किसी भी कंपनी को बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फंड्स की जरूरत होती है। हमने पढ़ा था ना, शॉर्ट टर्म में चाहिए फंड्स की, मीडियम टर्म के लिए फंड्स चाहिए, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए। तो एक तो बात इस पर भी डिपेंड करेगी कि किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो उसे कौन सी चुननी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए अगर उसे सिर्फ पैसा चाहिए तो या फिर उसे लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जितने भी हमने सोर्सेस पढ़े कि यहाँ से भी पैसा ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, वहां से भी ले सकते हो, उन सबके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कंपनी को हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस चुनने चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ओनली वन। किसी भी एक सोर्स पर ना विश्वास करके हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस चुनने चाहिए। अब हम कुछ इन्हीं में से लाइक कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि जब हम चॉइस करेंगे कि हमें कौन सा सोर्स चुनना है तो हम क्या क्या अपने मतलब लाइक क्या क्या माइंड में रखना है हमें चुनने के वक्त। ठीक है, वो पढ़ेंगे। कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, आइए उनको ब्रीफ में देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट। इट मीन्स कॉस्ट क्या होता है, खर्चा। कॉस्ट हेयर स्टैंड्स फॉर खर्चा। कि कोई भी कंपनी अगर कहीं से भी अगर उसको पैसा चाहिए तो सबसे वो पहले चेक करेगी कि मुझे वो फंड्स लेने के लिए क्या क्या खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, 2 तरह की कॉस्ट होती है। जब हम अपने लाइक फंड्स लेना चाहते हैं तो 2 टाइप की कॉस्ट होती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब जहां से भी पैसा चाहिए उसे लाने का। सपोज अगर मुझे इक्विटी शेयर्स के थ्रू मेरे को फाइनेंस अपनी कंपनी में फंड्स लेकर के आने हैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो मैं देखूंगी कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज करने के लिए मुझे क्या क्या खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स। यूटिलाइजिंग मतलब उसे यूटिलाइज करना। तो हमेशा कोई भी कंपनी किसी भी कहीं से भी पैसा लेने के लिए देखेगी पहले कि मुझे कितना खर्चा आएगा। सपोज खर्चा तो बहुत कर लिया, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, इक्विटी शेयर्स इशू करने में मैंने बहुत खर्चा कर दिया, अब मुझे उसका बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है जीरो, या बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है कम। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ता है। इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स दैट विल बी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट क्या होता है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि कंपनी को हमेशा कोई भी सोर्स चुनने से पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या कंपनी अगर मान लो कहीं से पैसा लेती है तो वो कंपनी उस पैसे को रीपे कर पाएगी या नहीं। सपोज अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, कंपनी अगर लाइक आर नॉट इन अ गुड पोजीशन टू पे द सोर्सेज विच द कंपनी हैज सेलेक्टेड, तो कंपनी वो नहीं लेगी। सपोज अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू नहीं करेगी। क्यों नहीं इशू करेगी, क्योंकि भाई हमने ये पढ़ा है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को और डिबेंचर्स को हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या उनका रीपेमेंट करना होता है, एंड डिबेंचर्स को हमें हमेशा हर एक टाइम पर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कंपनी के लिए एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा। ऑलरेडी कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है और कंपनी इनको अगर पेमेंट करती रहेगी, रीपेमेंट होती रहेगी, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ज्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, because we know that the debentures generally got interest on their capital. Okay, so financial strength भी डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है तो वो
जाएगी डिबेंचर्स चूज करेगी। वराज अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है कि वो रीपेमेंट कर पाए, तो वो उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें ना तो उसकी उसकी हमारे को कैपिटल की रीपेमेंट की चिंता होती है, क्योंकि वो तो तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल रीपेमेंट कब होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, या फिर और ना ही हमें उनको कोई डिविडेंड का फिक्स होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो कोई बर्डन नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर अच्छी ना हो तो वो इक्विटी शेयर यूज कर सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मूव कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स आपको समझ में आए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कैसा। अगर तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, राइट और अगर हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, हमारी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फॉर्म में, आप मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है आपकी, तो वहां पर आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, है ना। आओ कंटेंट पढ़ते हैं एक बार। रेजिंग ऑफ फंड स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ बिजनेस अ कंपनी अंडरटेक्स। फॉर एग्जांपल इन केस इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर्स। तो ये भी हमारा डिसाइड करता है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है या फॉर्म क्या है। ठीक है, नाउ अवर फोर्थ वन इज time period. Time period means it is important for an organization or a business to choose the funds requirement as per the time period, that whether it is required for a short period of time or a longer period, and then raise funds accordingly from the market. यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंड्स लेने हैं तो वो देखेगी कि उसे कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, अब शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कंपनी को फंड्स चाहिए तो क्या वो इक्विटी शेयर्स के पास जाएगी? नहीं। क्या वो डिवेंचर्स के पास जाएंगी? नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आइदर दे विल गो फॉर अ ट्रेड क्रेडिट, राइट, या फिर फैक्टरिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए जाएंगी। वेराज अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, अब मान लो किसी कंपनी को एक्सपेंशन करना है, अपनी कंपनी की ब्रांचेस बनानी है और भी ज्यादा, तो क्या ट्रेड क्रेडिट करेगी? नहीं, वो शेयर्स इशू करेंगे। तो टाइम पीरियड भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमें कौन सा फंड्स चूज करना चाहिए। नाउ अवर फिफ्थ वन इज रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स मतलब हम हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले या किसी भी कुछ भी करने से पहले हमेशा चेक करेंगे कि रिस्क कितना है उसे उस चीज को टेकअप करने में। अ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ईच सोर्स ऑफ फंड शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड। द सोर्स दैट हैज द लीस्ट रिस्क शुड बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल इक्विटी इज लेस रिस्कियर एज कंपेयर loans in respect to financial risk that arises from fixed interest payment and repayment aspects. आपको समझ में आ गया होगा। सपोज लाइक डिबेंचर्स मोर रिस्की है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज डिबेंचर्स को हमें टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, whereas इक्विटी शेयर होल्डर्स में इट इज नॉट नेसेसरी फॉर गिविंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। ओके, सो रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो अ मेन फैक्टर, रिस्क फैक्टर हमें काउंट करना ही चाहिए। नॉट डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इट मीन्स अगर कोई कंपनी चाहती ही नहीं है कि मेरे कंपनी अगर एक कंपनी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर कंपनी चाहती ही नहीं है कि मेरे कंपनी पे जो भी है कंट्रोल ना हो किसी का भी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू नहीं करेगी। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से क्या होता है, वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स आते हैं, से वोटिंग राइट्स उनके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में डाइल्यूशन हो जाता है, यानी उनका कंट्रोल जो है वो बढ़ जाता है। सच एज इफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट विलिंग टू डाइल्यूट द कंट्रोल दे एंजॉय, इन सच अ केस द कंपनी में इशू फाइनेंस फ्रॉम सोर्सेज अदर देन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि सपोज किसी कंपनी ने एक एक बैंक से या एक कहीं से लोन लिया हुआ है, तो जब वो किसी दूसरे के पास लोन लेने जाएंगे तो वो चेक करेंगे कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी एक लोन है, तो यहाँ पर अब क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी की थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लोन है या दो लोन ऑलरेडी चल रहे हैं। क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करनी होती है। द टाइप ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच द फर्म रेज इट्स कैपिटल इम्पैक्ट इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, क्योंकि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस इम्पैक्ट करती है ना, लाइक हमें एक जगह से ऑलरेडी लोन ले रखा है, डिवेंचर्स ले रखा है और कंपनी की अर्निंग्स इतनी है, तो कंपनी अगर कहीं और से लोन लेने जाएगी किसी और सोर्स से, तो वो चेक करेंगे इनके पास ऑलरेडी इतने डिवेंचर्स हैं, इतने शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ से इन्होंने लोन ले रखा है, क्या ये हमारा रीपेमेंट कर पाएंगे। तो ये चीजें भी एक मतलब लाइक फैक्टर है जो कि डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा सोर्स चुनना चाहिए। ओके,
Now our next one is ease of issuance of finance. It means the flexibility and ease with which the firm is able to procure finance also affect the choice of sources of finance. बहुत ही सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा. Like excessive documents या legal restrictions होते हैं जब हमारे पास, तो हम obvious ही बात है हम वहां नहीं जाना चाहेंगे, उस चीज में हम ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहेंगे. ठीक है, अगर किसी में इजी होगा, अगर हमें वहां से फाइनेंस करवाना इजी है तो हम वहीं से लेंगे फंड्स. टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स एडवांटेजेस, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. प्रेफरेंस, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स में, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू इशू करते हैं, सॉरी इट्स माय डी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स के थ्रू इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू इशू करेंगे तो टैक्स सेविंग नहीं होगी, whereas डिबेंचर्स के थ्रू इशू करेंगे तो देयर विल बी अ टैक्स सेविंग. मैंने आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से बताया है. अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो एंड चेक आउट माय वीडियोस. आई एम श्योरली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी. तो टैक्स बेनिफिट भी हमें देखना होता है व्हेन वी आर चूजिंग द सोर्स ऑफ आवर फंड. ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी. और यही था एक टॉपिक, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज.